यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। कोई भी इवेंट हो चाहे छोटा या बड़ा, अगर उसको अच्छे से मैनेज किया गया है तो वो इवेंट बहुत अच्छे से गुजरेगा, उसको लोग सदियों तक याद रखेंगे। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो इवेंट हो चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर अच्छे से मैनेज किया जा रहा है तो आप खुद सोचिए, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलेगा, एक प्लान तरीके से चलेगा तो सारे काम अच्छे से हो पाएंगे। तो कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट वाली मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, उसको ये 5 काम तो करने ही करने होते हैं। ये 5 काम क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहला काम, कोई भी इवेंट मैनेज करना होगा तो जो भी मैनेजमेंट होगी, जो भी टीम उसको मैनेज कर रही होगी, वो क्या करेगी? प्लान बनाएगी, स्कीम तैयार करेगी। हाँ, स्कीम का मतलब कि सोचेगी हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सारा किस में आ जाएगा? प्लानिंग में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जब हमने प्लान तैयार कर लिया है तो उस प्लान को अपने आप तो सिर्फ तैयार किया है, सोचा, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी टीम का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि हमारी टीम 50 लोगों की होगी। 50 में से एक जो है वो कौन होगा? मैनेजर होगा। 4 सुपरवाइजर होंगे, 5 ये होंगे, 6 लोग ये होंगे। यानी कि आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सोच लिया है, कितने लोग होंगे, उसमें किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होगी, ये सारा किस में आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है तो कौन क्या काम संभालेगा, कौन क्या काम संभालेगा, ये सब आपने सोच लिया, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। चलिए अगला काम क्या करेंगे आप? अगले काम में आप अब उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके बारे में आपने सोचा था कि 5 लोग ये काम करेंगे, 6 लोग ये काम करेंगे, 4 लोग ये काम करेंगे। ये आपने ऑर्गेनाइजिंग में सोच लिया था, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या अथॉरिटी होगी। अब आप एक्चुअल में उन लोगों को लाएंगे, कहां से लाएंगे? हायर करेंगे, आप रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनके कंपनसेशन, उनको जो पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, उनका ध्यान रखेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे। ये हो गया स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, वैसे मोटिवेट तो ज्यादातर डायरेक्टिंग में आएगा। डायरेक्टिंग में क्या किया जाएगा? डायरेक्टिंग में हमने जो भी स्टाफ है, हमारे पास स्टाफ आ चुका है, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे? उन्हें डायरेक्शंस दिखाएंगे, उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो काम को अच्छे से करें और हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए, हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है वो अच्छे से हो जाए। तो ये हो गया डायरेक्टिंग। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, एक और स्टेप है, देखिए, कंट्रोलिंग करना भी जरूरी है। कंट्रोलिंग का काम क्या है? कंट्रोलिंग के लिए आप क्या करते हैं? आपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए हैं। स्टैंडर्ड क्या सेट कर लिए हैं? जैसे कि आपने सोचा है कि आप एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन में क्या करेंगे? 5 टीम्स के मैच करवा देंगे। ये आपने सोच रखा था, ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा था कि एक दिन में 5 टीम्स के मैच हो जाएंगे। ये आपने सोच लिया है, या 5 प्लेयर्स जो हैं उनके मैच करवा देंगे, जैसे भी आप सोच रहे हैं। ये आपने क्या किया है? ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और कंट्रोलिंग में आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक दिन में 5 टीमों के मैचेस हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ 4 के ही हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या डिफरेंस, क्या कमी रह गई है? उस कमी को दूर करना कि क्यों हो पा रहा है ऐसा, क्यों नहीं हो पा रहे हैं एक दिन में 5 टीमों के मैच। क्या प्लानिंग में कहीं खराबी है? क्या ऑर्गेनाइजिंग में कहीं खराबी है? क्या डायरेक्शन सही से नहीं दिए गए? क्या स्टाफ सही से नहीं है? जैसे कि स्टाफ ऐसा होना चाहिए ना कि स्टाफ को वो काम भी आना चाहिए। आपने स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है तो आपको एम्पायर्स, रेफरीज, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिनको पता हो गेम के बारे में, तभी तो अच्छे से काम हो पाएगा। तो क्या पता कंट्रोलिंग में आपने देखा कि एक दिन में सिर्फ 4 टीमों के मैचेस हो पा रही हैं, तो कहां कमी रह गई है? ये आप कहां देखेंगे? कंट्रोलिंग में, कि स्टैंडर्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज, या स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है, वो कहां दूर किया जाएगा? कंट्रोलिंग में। स्पोर्ट्स इवेंट करवाने में बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्पोर्ट्स इवेंट को करवाने के लिए बहुत तरह की कमिटीज बनाई जाती हैं, ताकि कमिटीज को अपना अपना काम दे दिया जाए, हर एक कमेटी अपना अपना काम करे, जिससे
पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो अब हम बात करेंगे बहुत सारी कमिटीज की और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। अब जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज होंगी उनमें सारे मेंबर्स एक लेवल के या एक जैसा काम तो करेंगे नहीं, तो उन कमिटीज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग का काम कर रहे हैं, कुछ प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कुछ प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्लानिंग करने का काम कौन करेगा? जो टॉप लेवल के लोग होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आपको हायरार्की देखने को मिलेगी, यानी कि एक लेवल बना होना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो मान लेते हैं कि आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में इंट्राम्यूरल इवेंट होने जा रहा है। इंट्राम्यूरल इवेंट का मतलब कि इस स्पोर्ट्स इवेंट में सिर्फ आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा, या आपके इंस्टीट्यूशन के ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, देखिए उसमें क्या होगा कि चेयरपर्सन कौन है? टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट में, यानी कि चेयरपर्सन किस मैनेजमेंट का पार्ट है? टॉप लेवल का। और इसमें कौन आएगा? इसमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल आ जाएंगे। इसके अलावा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, तो हर एक कमेटी में ऐसा होगा कि एक टॉप लेवल होगा, मिडिल लेवल होगा और लोअर लेवल होगा मैनेजमेंट का। तो टॉप लेवल में जैसे आपने देखा कि इंट्राम्यूरल इवेंट में कौन होगा? आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। मिडिल लेवल में कौन होंगे? कन्वीनर जैसे कि आपके फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है वो कन्वीनर का रोल प्ले करेंगे। मीटिंग्स वगैरह करनी होंगी, फिर मीटिंग्स में जो भी डिसाइड करना होगा, मीटिंग्स अरेंज करना, वो सारा काम कन्वीनर का है। तो जो भी मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स में जो भी डिसीजन लेते हैं, और ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। जो लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट होंगे उसमें कौन आ जाएंगे? देखिए हेड बॉय, हेड गर्ल और जो भी टीचर्स वगैरह हैं, वो एक्चुअल में क्या करेंगे? जो भी ऊपर से डिसाइड हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, वैसा काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए कोई भी कमेटी होगी तो उसमें आपको 3 लेवल का मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट होने जा रहा है आपके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में, यानी कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट इसमें करेंगे ही करेंगे, दूसरे स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे, और एक तरह से ये कह लीजिए कि एक बड़ा इवेंट है। तो इसमें जो टॉप लेवल पर होगा, तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट में अब जो कमेटीज होंगी, देखिए उन कमेटीज में जो टॉप लेवल पे होंगी उसमें कौन होंगे? डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं, तो वो जो है चेयरपर्सन का रोल प्ले करेंगे। उनका मेन काम यह होगा कि देखना सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे? मीटिंग्स वगैरह करेंगे। अच्छा, इसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह देते हैं, जो मिडिल लेवल वाले जो काम करते हैं ना, जो मीटिंग्स वगैरह करना। तो इसमें कौन होंगे? डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइजर स्पोर्ट्स के, ये सब जो है, तो ये कन्वीनर हो गए। इसके बाद देखिए जो मेंबर्स होंगे वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो जाएंगे अलग अलग स्कूल के, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो अलग अलग स्कूल के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो कमेटीज बनती हैं उसमें क्या होता है? हायरार्की देखने को मिलती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मिडिल वाले जो है वो कन्वीनर, यानी कि इनका मेनली काम क्या है? मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना, मीटिंग्स अटेंड करना। तो इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर देखिए बहुत सारी कमेटीज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेक्निकल कमेटी, एक्रीडिटेशन कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी। तो ये कमेटीज कितनी होंगी वो डिपेंड करता है कि इवेंट कितना बड़ा या छोटा है। बड़ा इवेंट है तो बहुत सारी कमेटीज, छोटा इवेंट है तो कम कमेटीज में भी काम चल जाएगा। टेक्निकल कमेटी, वैसे इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। टेक्निकल कमेटी का काम क्या होगा कि गेम्स जो होनी है उसके रिगार्डिंग जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो अरेंज कर लेना, जो भी ऑफिशियल्स चाहिए होंगे, ऑफिशियल्स यानी कि अंपायर्स, रेफरीज, उनको अरेंज करना। तो गेम के रिगार्डिंग रूल्स बनाना, फिक्सचर्स बनाना, वो सारा टेक्निकल कमेटी का काम है। यानी कि गेम्स जो हो रही है उसके रिगार्डिंग सारा कुछ टेक्निकल कमेटी ही करेगी। और इसके अलावा
एक्रेडिटेशन कमेटी क्या करेगी, देखिए इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये सर्टिफाई करना कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारा देखना। इसके अलावा जो भी पासिस बनाने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक देखने को आएंगे, इसके अलावा जो भी पासिस या आइडेंटिटी कार्ड आप देखते हैं वो सब कौन करेगा, एक्रेडिटेशन कमेटी करेगी, क्योंकि वो एक तरह से सर्टिफाई करती है। वो एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, सर्टिफाई करना। सर्टिफाई करने का मतलब प्रमाणित करना कि प्रूफ्स वगैरह देख लिया, हाँ सब कुछ सही है तो आपको सर्टिफाई कर दिया गया, ये लीजिए। तो ये हो गया इस कमेटी का काम। मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होगा, स्पॉन्सर्स लाना, इसके अलावा पब्लिसिटी करना इवेंट की। फाइनेंस कमेटी, जो भी पैसा लगना है, कितना लगना है कितना नहीं लगना है, वो सारा पैसे की देखरेख, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, वो सारा फाइनेंस कमेटी में आ जाएगा। लॉजिस्टिक्स कमेटी का काम काफी ज्यादा है, इसको आगे फर्दर हम और भी छोटी छोटी कमेटीज में बांट सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स कमेटी का काम क्या होगा, देखिए बोर्डिंग और लॉजिंग, जो भी प्लेयर्स आएंगे उनके ठहरने उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। रिसेप्शन कमेटी, जो कि रिसीव करेगी चीफ गेस्ट को, प्लेयर्स को। सेरेमनी और डेकोरेशन, तो सेरेमनी और डेकोरेशन में क्या हो जाएगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। डेकोरेशन का काम प्राइज, सर्टिफिकेट्स देना, रिफ्रेशमेंट, फर्स्ट एड। तो लॉजिस्टिक्स कमेटी को आगे फर्दर हम बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, सेरेमनी कमेटी, अलग अलग कमेटी से बांट सकते हैं। तो ये सारा काम लॉजिस्टिक्स कमेटी का है। वैसे तो हमने कमेटीज की बात कर ही ली है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जितनी भी ये कमेटीज हैं इनका क्या काम रहेगा टूर्नामेंट से पहले, प्री स्पोर्ट्स इवेंट और ड्यूरिंग टूर्नामेंट। जब टूर्नामेंट चल रहा है, मैचेस हो रहे हैं, तब इनका क्या काम रहेगा, और पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब इनका क्या काम रहने वाला है। टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी क्या करेगी, पहले उसे क्या करना होगा, उसे बताना होगा फाइनेंस कमेटी को कि हमें ये सामान चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स होंगे, अंपायर्स होंगे, रेफरीज होंगे, उनसे बात करना और उनसे ये कंफर्म करवा लेना कि हाँ वो मैचेस के दौरान अवेलेबल होंगे। फिक्सचर्स तैयार करना, रूल्स वगैरह बनाना, ये सारा काम टेक्निकल कमेटी इवेंट स्टार्ट होने से पहले कर लेगी। फाइनेंस कमेटी भी अपना सारा का सारा काम तैयार करेगी, जैसे कि बजट बना लेगी, वो कितना पैसा खर्च होने वाला है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद के रख लेना, क्योंकि ये थोड़ी कि जब इवेंट स्टार्ट होगा तब आप खरीदने जाएंगे। मेडल्स वगैरह या जो भी हैं वो सब खरीद के रख लेना। जो भी स्पॉन्सर्स हैं जो पैसा देने वाले हैं उनके साथ MOU फाइनलाइज करवा देना कि हाँ आप कितना पैसा दोगे, कब दोगे, कैसे, वो सारा फाइनल कर लेना। मार्केटिंग कमेटी क्या कर रही होगी, इवेंट से पहले वो स्ट्रेटेजी तैयार कर रही होगी, सोच रही होगी इवेंट से पहले कि हाँ यार कैसे स्पॉन्सर्स लाए जाएं, कहां कहां से ढूंढे जाएं, और पब्लिसिटी कैसे की जाए इस इवेंट की ताकि ज्यादा स्पॉन्सर्स आ सके। ये सारा काम जो होगा, या पब्लिसिटी कैसे की जाएगी मैच के दौरान भी, ये सारा का सारा काम जो है मार्केटिंग कमेटी इवेंट से पहले सोच लेगी। लॉजिस्टिक्स कमेटी का काम क्या होगा, वो चेयर्स, टेबल्स, मेडल्स, रिफ्रेशमेंट, इन सब का अरेंजमेंट करके रखेगी। बोर्डिंग और लॉजिंग, प्लेयर्स आएंगे ठहरेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारा अरेंजमेंट करके रखेगी। और जब टूर्नामेंट चल रहा होगा तो टेक्निकल कमेटी क्या करेगी, मैचेस को करवाएगी। ज्यूरी का प्रेजेंस रहना वहां पे ताकि देख सके ऑफिशियल सब कुछ सही से चल रहा है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करना, ये सारा काम टेक्निकल कमेटी का होगा ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, देखिए वो ध्यान रखेगी कितना पैसा एक तरह से आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहां पैसा लग रहा है कहां नहीं लग रहा है इवेंट के दौरान, वो सारा का सारा नजर जो है फाइनेंस कमेटी रखेगी। और मार्केटिंग कमेटी का क्या काम होगा, वो क्या करेगी, देखिए मीडिया के साथ प्रेस रिलीज करना, आज हमने इतने मैचेस करवाए, इस टीम ने ये किया, इस प्लेयर ने ये किया, वो सारा। इसके अलावा देखिए स्पॉन्सर्स के साथ जैसे भी बात हुई है वो सारा करना, और इवेंट को टेलीकास्ट करना, रेडियो टेलीविजन पर दिखाना, ये सारा काम मार्केटिंग कमेटी करेगी जब टूर्नामेंट चल रहा होगा। लॉजिस्टिक्स कमेटी क्या करेगी जब टूर्नामेंट चल रहा होगा, तो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को करवाना है। जब टूर्नामेंट अब स्टार्ट हो गया है, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, रिफ्रेशमेंट्स का अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लेयर्स को ट्रांसपोर्ट करना यहां से वहां तक जहां गेम्स होनी है, फिर गेम्स उन्होंने खेल लिए उनको वापस लेकर आना भी तो है जहां पे वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारा काम लॉजिस्टिक्स कमेटी करेगी टूर्नामेंट के दौरान। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो टेक्निकल कमेटी क्या करेगी, उसका काम क्या है कि अब ग्राउंड वगैरह सही से पहले जैसे मेंटेन कर दिए जाए, क्योंकि अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, और सारे के सारे जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे वो सारे रख दिए जाएं वापस, ताकि दोबारा कभी फिर से टूर्नामेंट हो तो फिर वो अवेलेबल रहे।
इसके अलावा सारे के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, अब फाइनेंस कमेटी की बात करते हैं। फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखेगी और जितने भी बिल्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह उनको सेटलमेंट करना होगा, इसके लिए सारे रिकॉर्ड्स देखकर उनको सेटल करेगी और फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करेगी, तैयार करेगी कि हाँ क्या क्या हुआ, कितना कितना पैसा कहाँ का खर्च हुआ, वो सारा टूर्नामेंट के दौरान जो भी हुआ उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेगी। मार्केटिंग कमेटी क्या करेगी, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो प्रेस रिलीज करेगी कि हाँ इतनी टीम्स आई थी, इतने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये हुआ वो हुआ, सारा का सारा। इसके अलावा इवेंट को री टेलीकास्ट करना, जो मैचेस हुए थे उनको दोबारा से टेलीकास्ट करना, जिसे आप देखते हैं ना हाइलाइट्स में जो मैच हो चुके होते हैं वो दोबारा से दिखाए जाते हैं टीवी या फिर रेडियो वगैरह पे थोड़े बताए जाते हैं। लॉजिस्टिक्स कमेटी क्या करेगी, जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो वो सुपरवाइज करेगी, ध्यान रखेगी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, यानी कि जो भी डेकोरेशन वगैरह वो सारा उसका सामान रख देना, ग्राउंड वगैरह की साफ सफाई करना, सारा मेंटेन कर देना। तो ग्राउंड की साफ सफाई टेक्निकल कमेटी का काम नहीं है, उसका बस काम ये है कि ग्राउंड सही से सही हालत में रहे। बाकी जो भी गंदगी वगैरह फैली है, क्योंकि इतने सारे स्पेक्टेटर्स आए हैं मैच को देखने, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ऐसा, तो वो सारा ग्राउंड को ठीक कर देना, क्लीनिंग वगैरह का काम, ये सारा का सारा जो भी है इसकी देखरेख कौन करेगी, लॉजिस्टिक्स कमेटी, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और जितने भी चीजें लगी थी, डेकोरेशन वगैरह, मेडल्स वगैरह बच गए हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह बच गए हैं, खाली सर्टिफिकेट्स जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा है, तो उनको वापस स्टोर में रख देना, दोबारा हो सके तो वो क्या पता काम आए। अब हम बात करेंगे फिक्सचर्स और उनके प्रोसीजर्स की। फिक्सचर्स क्या होते हैं, फिक्सचर्स में आप ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स या कौन सी टीम्स जो भी टूर्नामेंट खेल रही हैं उनके मैचेस कब होंगे, कहां होंगे, किस डेट को होंगे, कितने बजे होंगे, किस ग्राउंड में होंगे, ये सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो फिक्स्ड शेड्यूल आपने बना लिया है उसे ही फिक्सचर कहा जाता है। फिक्सचर्स कई तरह के होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा मैचेस में या टूर्नामेंट्स में कई बार कोई टीम हारती है तो हारते ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, और कई टूर्नामेंट्स में आपने देखा होगा कि टीम हारते जा रही है फिर भी वो आगे के मैचेस खेल रही है। तो फिक्सचर्स किस तरह के होंगे वो डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट कैसा है। तो अलग अलग टूर्नामेंट में अलग अलग तरह के फिक्सचर बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि अलग अलग टूर्नामेंट्स में अलग अलग तरह के फिक्सचर्स होते हैं, तो पहले हम टूर्नामेंट को समझेंगे, टूर्नामेंट क्या होता है, उसके हिसाब से कैसे जो है फिक्सचर्स तैयार किए जाते हैं। टूर्नामेंट क्या है, देखिए टूर्नामेंट सीरीज ऑफ गेम्स या मैचेस, यानी कि मैचेस होते रहेंगे और ये होता है टूर्नामेंट। और इसमें क्या होगा, प्लेयर्स या टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और फिर क्या होगा, खेलते खेलते बहुत सारे मैचेस हो जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, एक विनर डिसाइड होता है। टूर्नामेंट आप कहेंगे कि सीरीज ऑफ गेम्स या मैचेस है जो कि प्लेयर्स या टीम्स के बीच में खेले जाते हैं ताकि विनर डिसाइड हो सके। अब ये टूर्नामेंट्स क्यों करवाए जाते हैं, तो आपने देखे होंगे बहुत तरह के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं। सबसे फेमस हमारे इंडिया में जो बहुत है वो है आईपीएल। तो आईपीएल क्यों करवाया जाता है, तो देखिए बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो जब टूर्नामेंट करवाए जाएंगे तो उसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, और फिर उन्हें अपना स्किल, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए टूर्नामेंट्स करवाकर, मैचेस करवा के क्या किया जाता है कि प्लेयर्स कैसा खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता किया जा सकता है। तो कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, या फिर आगे हमने कोई टूर्नामेंट करवाना है तो पीछे जो पहले टूर्नामेंट हुआ है उसमें से कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं बहुत सारे दर्शक देखने आते हैं, टीवी पर टेलीकास्ट होता है मैच, या रेडियो पर भी बताया जाता है, अखबार में भी आता है, तो प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती है कि यार इतने लोग देख रहे हैं, ये टेलीकास्ट भी होगा, आगे अखबार में भी छपेगा, अगर मैं अच्छा खेलूंगा मेरे बारे में छपेगा, तो प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा खेलते हैं वो। इसके अलावा देखिए जो स्पोर्ट्स है वो भी पॉपुलराइज, वो भी फेमस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग देखने आते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर गेम जो भी खेली जा रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है। जैसे एग्जांपल कबड्डी लगा लीजिए, तो कबड्डी बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं इसलिए।
इसके अलावा देखिए अच्छे प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे, यानी कि टूर्नामेंट करवाया जाएगा। टूर्नामेंट देखने वाले जो सिलेक्टर्स हैं वो टूर्नामेंट पे नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं। तो अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में आसानी होती है टूर्नामेंट्स के थ्रू। इसके अलावा टूर्नामेंट में जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनमें सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं टूर्नामेंट के थ्रू। उनमें कैसे टीम में खेलना है, कैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से खेलना है, फेयर प्ले, ये सारे के सारे गुण उनमें आते हैं। मिलकर रहना है, शांति से खेलना है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन तो है ही। आप जैसे देखते हैं कि टीवी पे या फिर लोग ग्राउंड में जाके भी मैचेस देखते हैं, तो उनके लिए रिक्रिएशन का एक सोर्स भी है टूर्नामेंट। तो टीम्स या प्लेयर्स जो भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, यानी कि वो अगर मैच जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे या मैच हार जाएंगे तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इस सब के बेस पे, इस सब क्राइटेरिया के बेस पे टूर्नामेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन या फिर कॉम्बिनेशन। तो नॉकआउट टूर्नामेंट, देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो भी टीम या प्लेयर जैसे ही हारा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, यानी कि वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा या फिर खेलता रहेगा जब तक वो जीत रहा है, और जैसे ही वो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। लीग या राउंड रोबिन की अगर हम बात करें, इसे बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके जो अलग अलग नाम है ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए लीग या राउंड रोबिन में जो भी टीम या प्लेयर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है उनके पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपके कितने मैचेस होंगे। तो वो सारे मैचेस उन टीम या उस प्लेयर को खेलने होते हैं, चाहे वो हार भी रहा हो या जीत रहा हो तो खैर खेलना ही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टीम हारेगी या प्लेयर हारेगा तो वो बाहर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में लीग और नॉकआउट आपको दोनों तरह के जो है फॉर्मेट देखने को मिलेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन में कुछ मैचेस लीग होंगे, कुछ नॉकआउट होंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। आइए इन टूर्नामेंट्स के बारे में और डिटेल में जानें। आइए और गहराई से जानते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट को। पहले बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो ये 3 तरह का होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, इसमें जो भी टीम हारेगी वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। कंसोलेशन टूर्नामेंट में क्या होगा कि जो टीम मैच हार रही है उसे सीधे बाहर नहीं किया जाएगा, उन्हें अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और वो फिर 3rd प्लेस या 2nd प्लेस के लिए आपस में मैचेस खेल सकते हैं। डबल नॉकआउट में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, देखिए डबल नॉकआउट। तो इसमें क्या होगा, जो टीम्स 2 मैचेस हारेंगी वो टूर्नामेंट से बाहर होंगी। इसके अलावा कंसोलेशन टूर्नामेंट 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इन्हें जब हम फिक्सचर बनाएंगे तब आप और ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के। नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए एडवांटेज आप खुद समझ सकते हैं कि जो टीम मैच हार रही है वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर जा रही है, तो जल्दी जल्दी मैचेस हो जाएंगे ना। अगर आपके पास 20 टीमें भी हैं तो जो टीम मैच हारी वो सीधा बाहर, तो टीमें कम होती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो मैचेस आपको करवाने हैं तो उसकी कॉस्ट और आपका टाइम भी बचेगा। मैचेस इंटेंस होंगे, हर एक मैच सीरियसली खेला जाएगा, क्योंकि हर एक टीम को पता है कि अगर वो हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो जो क्वालिटी है अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी, अच्छी तरह से मैचेस को खेला जाएगा और देखने वाले बोर भी नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए जब मैचेस फटाफट हो रहे हैं और जो टीम हार रही है वो बाहर जा रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ऑफिशिएटिंग स्टाफ होगा वो भी कम चाहिए होगा आपको। नुकसान है देखिए इसके क्या क्या। पहला नुकसान ये कि जो अच्छी टीमें हैं वो हो सकता है कि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही गलती से अगर वो हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। तो ये एक नुकसान है कि अच्छी टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। दूसरा कि हर एक टीम को डर लगा रहेगा, यार हम हार सकते हैं, और अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर। तो एक तरह से उनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा कि हारे तो बाहर। तो ये एक नुकसान है टीमों के लिए या प्लेयर्स के लिए। तीसरा देखिए, अगर अच्छी टीम बाय चांस हार भी जाती है तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर।
तो नुकसान यह है कि अगर अच्छी टीम या अच्छा प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर हुआ तो फिर उस टूर्नामेंट का इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो भी देखने वाले हैं फिर वो सोचेंगे हमारी टीम या अच्छा प्लेयर तो बाहर हो गए हैं, अब जो बेकार टीमें, बेकार तो नहीं बोलेंगे, मतलब जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, उन टीम्स या प्लेयर्स में फिर वो इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं, तो इस तरह से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं लीग टूर्नामेंट के टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, जितनी भी टीम्स हैं वो हर एक टीम के साथ एक एक बार मैच खेलेंगी, और डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होगा कि हर एक टीम दूसरी टीमों के साथ दो दो मैच खेलेंगी, चाहे वो हार रही हो या जीत रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फायदे क्या है लीग टूर्नामेंट के। देखिए, पहला फायदा यह कि इससे ट्रू विनर्स, अब नॉकआउट में क्या हो सकता है कि कोई तुक्के से जीत सकता है एक बार दो बार, लेकिन लीग में क्या होगा, जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो जितनी भी टीम्स हैं सामने, उनसे एक बार तो कम से कम मैच खेलेगा ही खेलेगा, अगर वो सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो। इससे क्या होगा, कोई तुक्के से अगर एक बार जीत जाता है तो बार बार तो नहीं जीतेगा ना, यानी कि जो विनर होगा वो एक्चुअल में ट्रू विनर होगा, वो तुक्के वाला विनर नहीं होगा। तो ये पहला फायदा हो गया कि इसमें हमें ट्रू विनर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हम क्या दूसरा फायदा देखिए इसमें कि लीग टूर्नामेंट में हम रैंक डिसाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर वाली टीम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फायदा है। तीसरा फायदा क्या देखिए कि इसमें क्या है कि हर एक टीम को दूसरी टीम्स के साथ मैच खेलना ही खेलना है, चाहे वो हारे या जीते, यानी कि टीम या प्लेयर को बहुत सारे एक तरह से चांसेस मिल रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी शो करने की, और साथ में उन्हें टाइम भी मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का। तो ये हो गए इसके फायदे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब देखिए, टीम हार रही हो तो भी वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं जा रही है, तो वो खेल रही है, टूर्नामेंट में बनी हुई है, तो उनके रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था करना और साथ में उनके मैचेस करवाना, तो नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ जाते हैं देखिए लीग टूर्नामेंट में। तो इसलिए नुकसान ये है कि बहुत सारा टाइम और बहुत सारा रिसोर्सेज, यानी कि पैसा वगैरह, ये सब तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा नुकसान क्या है देखिए कि इसमें सीडिंग नहीं हो सकता। सीडिंग जब हम फिक्सचर्स की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सीडिंग जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जो अच्छी टीम होती है उसे दी जाती है, क्यों दी जाती है वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वही सीडिंग, वही एडवांटेज स्ट्रॉन्ग टीम को लीग टूर्नामेंट में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा देखिए, अगर हारी हुई टीम्स हैं, टूर्नामेंट चल रहा है और उस टूर्नामेंट में दो तीन टीम्स ऐसी हैं जिन्हें पता है कि हम काफी मैचेस हार चुके हैं, अब अगर हम जीते भी तब भी आगे नहीं पहुंच सकते या फिर विनर नहीं बन सकते, तो वो टीम्स हो सकता है कि अच्छे से मैचेस को ना खेले, जिससे जो मैचेस को देखने वाले हैं उनको मतलब बोरियत फील होगी, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी बोरियत फील होगी। तो मैच जो है बोरिंग हो सकता है अगर डिफीटेड टीम्स के बीच में हो रहा है। यहां पर डिफीटेड टीम्स का मतलब वो टीम्स जिन्हें टूर्नामेंट जीतने का चांस न के बराबर लग रहा है। वैसे तो हमारा मेन टॉपिक था फिक्सचर्स, पर फिक्सचर्स को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी था कि टूर्नामेंट क्या होता है और टूर्नामेंट के टाइप्स। तो हमने टूर्नामेंट क्या होता है और टूर्नामेंट के टाइप्स समझ लिए हैं, अब हमारी बारी है फिक्सचर्स को समझने की। तो फिक्सचर्स, या इन्हें टाइज भी कह दिया जाता है या फिर हीट्स भी कह दिया जाता है, ये क्या होता है? ये एक टाइम टेबल की तरह है जिसमें फिक्स कर दिया जाता है कि कितनी टीमें खेलने वाली हैं, उनके मैचेस कब होंगे, कहां होंगे, किस ग्राउंड में होंगे, यानी कि ये सब कुछ पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, एक टाइम टेबल सा तैयार कर लिया जाता है, उससे हम फिक्सचर कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम होने वाला होता है तो डेट शीट आ जाती है ना, तो एग्जाम से पहले ही आपकी डेट शीट आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, किस रूम में आपको बैठना है, आपका सीट नंबर क्या है। तो वैसे ही मैचेस के लिए भी एक टाइम टेबल तैयार कर लिया जाता है जिसे हम फिक्सचर, टाइज या हीट्स कहते हैं। एथलेटिक्स या स्विमिंग में हीट्स वर्ड यूज करते हैं हम फिक्सचर की जगह, और टेनिस, बैडमिंटन या कुछ और गेम्स में टाइज या फिक्सचर्स वर्ड यूज कर लिए जाते हैं। अलग अलग तरह के फिक्सचर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में कितनी टीमें पहुंची हैं, हमारे पास कितना समय है उन सभी मैचेस को करवाने के लिए, कितने ऑफिशियल्स हैं, कितना इक्विपमेंट, कितने ग्राउंड्स अवेलेबल हैं।
इसके अलावा फिक्सचर्स कैसे होने चाहिए, अनबायस्ड। ऐसा नहीं कि आपने फिक्सचर में जो मैचेस लगाए हैं कि ए टीम का मैच बी की टीम के साथ, सी टीम का मैच डी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपकी कोई फेवरेट टीम है तो आपने उस टीम के मैचेस कमजोर टीम्स के साथ करवा दिए ताकि आपकी फेवरेट टीम जीत जाए, तो फिर आपका स्पोर्ट्स इवेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाना है तो फिक्सचर्स कैसे होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए। अब हमें फिक्सचर्स को बनाना सीखना है, लेकिन फिक्सचर्स को बनाने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक तो बाय, दूसरा सीडिंग। तो पहले बाय को समझते हैं। बाय क्या है? ये फायदा है एक तरह का जो कि एक या एक से ज्यादा टीम्स को दिया जा सकता है, जिसमें होता क्या है कि एक या एक से ज्यादा टीम्स को फर्स्ट राउंड में खेले बिना ही नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया जाता है। और किस टीम को फायदा दिया जाएगा, ये ज्यादातर क्या किया जाता है, लोट ड्रॉ किया जाता है, यानी कि एक तरह से लॉटरी मेथड है कि पर्चियां निकाली जाएंगी, जिस टीम को बाय मिल गई। और जनरली ये भी देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो डिसाइड करती है कि किस टीम को बाय दिया जाना है। अब बाय क्यों दिया जाता है? इससे तो भेदभाव हो रहा है, कुछ टीम्स को बिना खेले ही नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया गया, तो बाय दिया ही क्यों जा रहा है? देखिए, बाय देना जरूरी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टूर्नामेंट में जो टीम्स हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाली हैं, यानी कि मान लीजिए 5 टीमें आपके पास। अब सोचिए अगर 5 टीमें हैं तो आप मैच कैसे करवाएंगे? फर्स्ट का सेकंड से करवा देंगे, थर्ड टीम का मैच फोर्थ टीम से करवा देंगे, फिफ्थ किससे खेलेगी? तो इस तरह से क्या होगा, इस फिफ्थ टीम को आपको बाय देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स की वजह से बाय देना पड़ता है। इसके अलावा कि ऐसा ना हो कि एक दिन के अंदर अंदर किसी एक टीम या एक प्लेयर के ज्यादा मैचेस हो रहे हों, जिससे उस टीम या उस प्लेयर को फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, इसलिए भी बाय दी जाती है। और इसके अलावा देखिए, जो प्रीवियस विनर्स हैं, पिछले साल के जो विनर्स हैं, उनके अलग अलग पूल्स बनाने होते हैं। अगर एक ही पूल में रहेंगे तो क्या होगा, फिर इवन कंपटीशन नहीं हो पाएगा, तो सेपरेट पूलिंग करने के लिए भी बाय दी जा सकती है। कितनी टीम्स को बायज मिलेंगी, ये कैसे डिसाइड होता है? जब हम फिक्सचर बनाएंगे तो वहां हम इस चीज को सीखेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है और कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है मैथ्स वाला कि बहुत मुश्किल से कैलकुलेट करके निकाला जाए, बहुत आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं सीडिंग की। जब फिक्सचर्स बनाया जाता है तो कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? तो ज्यादातर क्या किया जाता है, पर्चियां निकाली जाती हैं और जिस भी टीम का मैच जिस भी टीम के साथ हो गया, इस तरह से बस डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन इसमें एक नुकसान है। नुकसान ये है कि हो सकता है कि पहले या दूसरे राउंड में ही जो अच्छी टीम्स हैं उनका मैच हो जाए, जिस वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, क्योंकि जब उनका मैच होगा तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होगा, जो भी टीम हारेगी वो सीधा बाहर हो जाएगी। तो अच्छी टीम्स स्टार्टिंग में ही बाहर हो सकती हैं अगर वो आपस में मैचेस खेलती हैं, तो इसलिए सीडिंग की जाती है, जिसमें जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें इस तरह से फिक्सचर में लगाया जाता है कि वो स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में ना खेलें और टूर्नामेंट से बाहर ना हो। ऐसा नहीं है कि उन टीम्स की साइड ली जा रही है और उन्हें आगे नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जा रहा है। अब सोचिए अगर अच्छी टीम्स हैं तो पहला या दूसरा राउंड तो आराम से क्लियर कर ही लेंगी ना, लेकिन पहले ही राउंड में दो अच्छी टीम्स खेलेंगी फिर तो एक पक्का बाहर हो ही जाएगी। तो ये भेदभाव नहीं है, ये एक तरह की समझदारी दिखाई जाती है कि जो अच्छी टीम्स हैं वो कम से कम तीसरे या चौथे राउंड तक तो पहुंचे, स्टार्टिंग में ही बाहर ना हो जाए। तो हम फिक्सचर्स बनाने वाले हैं जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे बायस दी जाती हैं, कैसे टीम्स की सीडिंग की जाती है। अब हम फिक्सचर्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे बनाया जाता है उसे समझेंगे। जब भी आप सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास टीमें कितनी हैं। जैसे कि हम 11 टीमों का फिक्सचर बनाने जा रहे हैं, तो जो टीमें आपके पास हैं वो कितनी हैं? फिलहाल अभी 11। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो टीम्स जो हैं
वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स ओड है या इवन, तो 11 क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर यानी कि जिसका आधा नहीं हो सकता ना, जैसे 11 का आधा वैसे तो 5.5 हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा एक नंबर इंटीजर नहीं बनेगा, तो 11 का आधा नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं बन सकता एक, तो 11 क्या है, एक ओड नंबर है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, स्टेप 1 लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स ब्रैकेट में n लिखेंगे इज इक्वल टू 11। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, याद भी रखना है, n+1 डिवाइड बाई 2। n यहां पे टोटल कितनी टीमें हैं वो है, तो कितनी टीमें आपके पास, 11 टीमें हैं, तो 11 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6, यानी कि अपर हाफ आपका 6 टीमों का होगा। लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी इसका फॉर्मूला भी आप याद करके जाएंगे, n-1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 - 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा 5। तो एग्जाम में आपको ये पहले 3 स्टेप लिख लेने हैं। आपको हमेशा ऐसे ही करना है जब भी आपके पास टीम्स हो ओड, ओड यानी कि 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरह से, तो आपको पहले ये 3 स्टेप लिख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, साइड में या फिर आप कुछ लाइनें छोड़कर, 4-5 लाइनें छोड़कर नीचे क्या करेंगे, टीम्स कितनी थी आपके पास, 11 टीमें थी, तो आप सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे 1 के सामने टीम का नाम लिख दिया, तो अभी मान लेते हैं हमारे पास जो टीम्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम ABCD से लेके K तक है, तो पहले नंबर पे आपने क्या किया, एक टीम लगा दी जिसका नाम है टीम A, ऐसे दूसरे नंबर पे टीम B रख दी, टीम C रख दी, इस तरह से आपने लगा दी है। तो जरूरी नहीं है कि इनका नाम ABCD हो, कुछ भी हो, जो भी नाम होगा यहां पे लिख दिया जाएगा ऐसे। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास अपर हाफ में 6 टीमें और लोअर हाफ में 5 टीमें, तो अपर हाफ 6 टीमों का होगा, तो आप अपर हाफ 6 टीमों को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अपर हाफ 6 टीम्स का है, तो 6 जहां पर आ रहा होगा उसके नीचे आप ये लाइन लगा देंगे एक, जैसा कि आपको ये नजर आ रही है, ये है लाइन, तो ये लाइन लगा दी आपने, इस तरह से अपर हाफ 6 टीमों का हो गया और लोअर हाफ 5 टीमों का हो गया। अब क्या करना है, देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ बायज निकालनी है। बायज कैसे निकाली जाएंगी, आप कहीं साइड में क्या करेंगे, लिख लेंगे कि 2, उसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अब 2 तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, ऐसे ही 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। या आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अच्छा, तो आपके पास टीमें कितनी थी, 11, तो 11 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है जो सबसे करीब है, तो 11 के बाद 16 भी आ रहा है और 32 भी आ रहा है, लेकिन करीब कौन है सबसे, 16, तो 16 और 11 को आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह से आप निकालेंगे कि कितनी टीम्स को बाय दी जाएगी। तो बाय कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस माइनस करके, किसके बीच में, जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और साथ में इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है जो पावर ऑफ 2 है, तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर जो पावर ऑफ 2 है वो कौन है, 16 है, तो इनका जो डिफरेंस है वही क्या होता है, बाय। तो बाय कैसे निकाली जाती है, इसकी डेफिनेशन आप यहां से याद कर सकते हैं, डेफिनेशन ही मतलब मीनिंग कैसे लिखना है कि बाय कैसे निकाली जाती है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, अपर हाफ हमने 2 हाफ बनाए थे ना, देखिए यहां पे, तो इतना तो पता लग गया हमें कि 5 जो है टोटल बायज मिलेंगी, यानी 5 टीमों को बायज मिलेंगी। अपर हाफ की कितनी टीमों को बाय मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे जो भी आपके पास बाइज आई हैं ब्रैकेट में एनबी जरूर लिख लीजिए। एनबी का मतलब टोटल बाइज है 5। अपर हाफ की जो टीम्स है उनको कितनी बाइज मिलेंगी, तो उसका फॉर्मूला है एनबी माइनस 1/2। एनबी का मतलब कितनी बाइज थी, 5 थी, तो 5 माइनस 1 डिवाइड में 2, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 2। तो अपर हाफ में 2 टीमों को बाय मिलेगी, लोअर हाफ में कितनी टीमों की बाय मिलेगी, एनबी प्लस 1/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। एनबी का मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइज, तो 5 बाइज थी प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3। तो इस तरह से लोअर हाफ में 3 टीमों को बाय दी जाएगी। तो हमने देखा कि टोटल बाइज 5 मिलेंगी, अपर हाफ की टीम्स जो है उनको उनमें से 2 को मिलेगी और लोअर हाफ की जितनी भी टीम्स हैं उसमें 3 को बाय मिलेगी। आइए देखते हैं बाइज कैसे दी जाएंगी। देखिए, तो आपने यहां तक कर ही लिया था। फर्स्ट बाय आपको कैसे देनी है, सबसे पहले बाय आपको देनी है जो लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम है उसे। सेकंड बाय आपको देनी है अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, ये रही। थर्ड बाय देनी है आपको लोअर हाफ के सबसे ऊपर वाली टीम को, और फोर्थ बाय देनी है अपर हाफ के सबसे लोअर टीम को। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपको बाइज देनी है। कितनी भी बाइज देनी हो आपको तरीका यही ध्यान रखना है, सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर यहां पे नीचे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये रही। अगर सिक्स्थ देनी होती तो कहां देते आप, यहां देते। सेवंथ देनी होती तो कहां देते, फिर यहां, और एट्थ यहां पे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कैसे बाइज दी जाती हैं। अगर आपको बाय देना समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बाय का मतलब होता है कि इन टीम्स को, टीम नंबर ए या जिसका नाम है ए, तो इसे फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना होगा, इसे भी फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना पड़ेगा, इसे भी और इसे भी। चलिए अब फर्स्ट राउंड करवाते हैं मैचेस। तो राउंड 1 देखिए कैसे होगा, ये रहा। जिनको बाय मिल गया वो तो खैर राउंड 1 में खेलेंगे ही नहीं, तो बाकी जो टीम्स बची थी बी और सी के बीच में हमने मैच करवा दिया। इसके अलावा देखिए डी और ई टीम्स के बीच में मैच करवा दिया हमने, एच और आई के बीच में मैच करवा दिया। ये फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। अब इसके बाद देखिए सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड में क्या करेंगे हम, बी और सी में से कोई एक टीम जीतेगी, डी और ई में से कोई एक टीम जीतेगी, एच और आई में से कोई एक टीम जीतेगी। अब राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए तो सेकंड बाय, अच्छा ए टीम को पहले राउंड में नहीं खेलना पड़ा था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 में ए टीम और बी और सी में से कोई एक जो जीता है उनके बीच में आप मैच करवा देंगे। इसके अलावा डी और ई में से कोई एक जीता है, और ये जो एफ नाम की टीम थी जिसको फर्स्ट राउंड में खेलना ही नहीं पड़ा था, अब सेकेंड राउंड में से खेलना पड़ेगा। किसके साथ, जो भी डी और ई में से कोई जीता है उसके साथ। यहां पे जी को बाय मिला था तो ये क्या करेगी, एच और आई में से जो भी जीता है उसके साथ मैच खेलेगी, ऐसे। और यहां पे जे और के टीमें जो है वो क्या करेंगी, आपस में मैच खेल लेंगी। तो ये हो गया इनका राउंड 2 खत्म। अब राउंड 3 स्टार्ट होने जा रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी, इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी, इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी, और इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। चलिए अब हम राउंड 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राउंड 2 में इन दोनों में से कोई एक टीम जीत चुकी है, इन दोनों में से कोई एक जीत चुकी है। अब ये वो टीमें जो जीतकर राउंड 3 में पहुंची हैं। ये रहा राउंड 3 का मैच, ये हो गया इनका मैच, इस टीम का और इस टीम का। ऐसे ही राउंड 3 में इन दोनों में से कोई एक टीम जीतकर पहुंची आगे, और इन दोनों में से कोई आगे पहुंची है। तो राउंड 3 में इनका आपस में मैच करवा दिया, राउंड 3 भी खत्म हो गया। राउंड 4, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो राउंड 4 में इन दोनों में से जो एक जीता है ये टीम, इन दोनों में से जो एक टीम जीती है वो, इनका आपस में मैच करवा दिया राउंड 4। अब इसमें से क्या होगा, कोई एक टीम जीतेगी और वो कौन होगी, वो होगी विनर। अब देखिए आपको क्या करना है, मैचेस काउंट कर लेने, टोटल मैचेस कितने हुए हैं। तो टोटल मैचेस देखिए कितने हुए, ये बी और सी के बीच में पहला मैच हुआ, उसके बाद डी और ई के बीच में सेकंड मैच, ये 3 मैच हो गए।
4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 मैचेस हो गए। राउंड कितने हुए? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। तो एग्जाम में आपको ये सब भी लिखना है कि टोटल मैचेस कितने हुए और राउंड्स कितने हुए। ये देखिए, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में n-1 होता है। n यानी कि टोटल टीमें कितनी थी, तो टोटल टीमें थी आपके पास 11, तो 11 माइनस 1 10 टीमें। अगर आपके पास 19 टीमें होती तो कितने मैचेस होते? 18। आपके पास 21 टीमें होती तो कितने मैचेस होते आपके पास? 20 मैचेस करवाने होते आपको। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? 4। अब ये कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ राउंड्स 4 ही होंगे। आपके पास 11 टीमें थी देखिए, और वो याद कीजिए 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो 11 के बाद कौन सा नंबर पड़ रहा है? 16। वैसे तो 32 भी है, लेकिन सबसे करीब कौन है 11 के? 16। और 16 यानी कि ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर क्या है? 4। तो ये पावर में आ रहा है। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को आप 4 बार गुना करेंगे तो जो है 16 आएगा। या आप ऐसे समझिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 11 के बाद कौन सा नंबर आया? 16। कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 4। या 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो जो पावर में 4 है तो उतने ही राउंड होंगे, यानी कि 4 राउंड होंगे। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से ओड नंबर ऑफ टीम्स का फिक्सचर बना के दिखाना है। तो आपको क्या क्या लिखना है इसे भूलना नहीं है। नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, फॉर्मूले के साथ लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अपर हाफ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन लोअर हाफ। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ मैचेस। ये सब लिखने के बाद आपको फिक्सचर बना देना है, जैसे कि हमने यहां बनाया है। इसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, यहां पे डेट, वैसे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप फिक्सचर बना रहे हैं इसका मतलब क्या, आप टाइम टेबल बना रहे हैं कि बी और सी टीम के बीच में मैच होने वाला है। तो जब उनके बीच में मैच होने वाला है तो उन्हें पता रहना चाहिए कि मैच होगा कहां पे, कितने बजे होगा, कहां होगा। तो क्या किया जाता है, देखिए यहां पे बी और सी टीम के बीच में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ग्राउंड नंबर, ये सब भी लिख दिया जाता है। पर एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर बार डेट लिखे, यहाँ पे टाइम लिखे, यहाँ पे ग्राउंड नंबर लिखे, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मैच। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस चीज को। और आप यहाँ पे विनर्स मत लिखिएगा कि डी और ई में से ई लिख दिया, क्योंकि अभी तो मैच होने हैं ना, तो हमें क्या पता है कि विनर्स कौन होगा, तो मतलब कौन जीतेगा इन दोनों में से। तो इसलिए कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि डी और ई में से यहाँ ई लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे बी और सी का मैच हुआ तो यहाँ बी या सी लिख देते हैं। तो एक तरह से एज्यूम किए गए हैं कि मान लेते हैं कि बी और सी में से कोई एक जीता, क्योंकि अभी मैच हुए नहीं है, मैच होने हैं। चलिए फिर से हम सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास जो टीम्स हैं वो कितनी है? वो है इवन नंबर ऑफ टीम्स। और मान लेते हैं हमारे पास टीम्स कितनी है? 12। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्टेप 1, नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो गई आपके पास? 12। नंबर ऑफ टीम्स को हम n से लिखते हैं, तो ये हो गया आपके पास 12। सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इस बार n/2 होगा, इस बार n+1/2 नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपके पास जो टीम्स हैं वो कैसी हैं? इवन। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 12 का आधा आराम से हो जाता है 6, इंटीजर आ जाएगा ना। तो ये हो गई नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। इसी तरह से आपको थर्ड नंबर पे क्या निकालना है?
नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, तो कितनी होंगी देखिए, फिर से यही फॉर्मूला n/2 यानी कि 12/2 6। उसके बाद नंबर ऑफ बायज, कितनी बायज आपको देनी है, नंबर ऑफ बायज को हम NB से लिखते हैं। ये कैसे आएगा देखिए, यहां पे साइड में लिख लीजिए 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो 12 के बाद सबसे करीब नंबर कौन सा है, 16, 16। तो 16 माइनस 12 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ बायज कितनी हो गई, 4। नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, तो नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी बायज होंगी, तो इसका फॉर्मूला है सीधा NB/2 यानी कि बायज कितनी है टोटल, 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ बायज इन लोअर हाफ, तो नंबर ऑफ बायज इन लोअर हाफ, फॉर्मूला क्या रहेगा, NB/2 यानी कि टोटल बायज कितनी है, 4, 4/2। इसमें तो सारा हाफ बढ़ जाता है देखिए। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मैचेस, तो नंबर ऑफ मैचेस, इसका फॉर्मूला है n-1। n हमारे पास कितना था, 12 माइनस 1 यानी कि 11। 8th नंबर पे है आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स, तो ये सब आप लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे पूरे। नंबर ऑफ राउंड्स वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, आपके पास टीमें कितनी थी, 12, और जो हमने बनाया था ये 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो 12 के बाद क्या पड़ रहा है, 16। और 16 का मतलब क्या होता है देखिए, 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। या 16 कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम फिक्सचर बनाते हैं। तो हमारे पास 12 टीमें थी, तो हमने क्या किया, 1 to 12 लिख लिया ऐसे, और फिर 1 के सामने जो टीम्स के नाम हैं, तो 12 टीमें हैं, मान लेते हैं वो टीम के नाम है ABCDEFGHIJKL। और अपर हाफ, अपर हाफ हमारा कितनी टीमों का था, 6 टीमों का था, और लोअर हाफ कितने का था, 6 टीमों का। इसलिए हमने क्या किया, 12 को 6 टीमों का अपर हाफ और 6 टीमों का लोअर हाफ बांट दिया। इस तरह से बीच में लाइन लगा दी, ये रही, जो कि 6 टीम्स ऊपर हो गई, 6 टीम्स नीचे हो गई। अगला काम क्या था, बायस बांटना। हमारे पास बायस कितनी है देखिए, हमारे पास 4 बाय हैं, ये देखिए, 2 अपर हाफ में बंटनी है और 2 लोअर हाफ में बांटी जानी है। तो 4 बायस बांटनी है आपको, 2 अपर हाफ में और 2 लोअर हाफ में। चलिए डिवाइड करते हैं बायस को। 4 बायस बांटनी है, कैसे बांटेंगे, सबसे पहले बाय, फर्स्ट बाय देखिए यहां मिलेगी, सेकंड वाली यहां पे, थर्ड वाली यहां पे, और फोर्थ वाली यहां पे। चलिए बायस भी बांट दी, और हमने क्या किया, अपर हाफ में 2 बायस बांटनी थी तो मिल गई, देखिए ए टीम को मिल गई और एफ टीम को। लोअर हाफ में 2 बायस मिलनी थी, एल और जी को मिल गया। तो यहां तक अब हमने सारा ये कर लिया है। नेक्स्ट अब मैचेस करवाने हैं, कितने मैचेस करवाने, देखिए 11 मैचेस करवाने हैं हमें। चलिए 11 मैचेस करवाते हैं। तो राउंड 1 स्टार्ट करते हैं अब हम। तो ए टीम तो खेलेगी नहीं, इसको तो बाय मिल गई है, ये तो मजे से अगले राउंड में पहुंच जाएगी, देखिए बिना कुछ करे ही।
यहां पे बी और सी टीम का मैच करवा देते हैं, तो ये बी और सी टीम का मैच हो गया, डी और ई टीम का मैच हो गया, एच और आई टीम का मैच हो गया, जे और के टीम का मैच हो गया। ये राउंड 1 कंप्लीट। अब राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। राउंड 2 में क्या होगा, जो ए नाम की टीम थी वो आएगी आगे, बी और सी में से एक टीम जीतेगी वो आगे आएगी, डी और ई में से जीतकर एक टीम राउंड 2 में पहुंच गई, और एफ तो वैसे राउंड 2 में पहुंच गई थी, जी भी राउंड 2 में पहुंच गई थी, एच और आई में से एक टीम जीतकर राउंड 2 में पहुंच गई है, जे और के में से एक टीम जीतकर राउंड 2 में आ गई है, और एल तो राउंड 2 में पहुंची गई थी बाय लेकर। अब राउंड 2 के मैचेस, तो ये देखिए जो टीम्स पहुंची है राउंड 2 में, इनका मैच, ये रहा मैच, ये रहा मैच, ये रहा मैच, ये रहा मैच। राउंड 2 के मैचेस भी खत्म। अब राउंड 3 की बात कर लेते हैं। अब राउंड 2 में जो टीम्स जीतेंगी, इन दोनों में से एक टीम जीतेगी, देखिए इन दोनों में से एक जीतेगी, इन दोनों में से एक टीम जीतेगी, इन दोनों में से एक टीम जीतेगी। ये राउंड 3 में पहुंच गई हैं टीमें। तो अब इनका मैच, ये रहा इनका मैच, और इनका मैच भी करवा देते हैं, ये रहा इनका मैच। तो राउंड 3 भी हो गया। अब राउंड 3 में से इन दोनों का मैच हुआ था, तो इन दोनों का जब मैच हुआ है तो एक टीम जीतकर राउंड 4 में पहुंच गई है। ये राउंड 4 होने वाला है। इन दोनों में से एक टीम जीती है और वो राउंड 4 में पहुंच गई है। तो राउंड 4 में 2 टीमें पहुंची, देखिए ये वाली और ये वाली, यानी कि ये फाइनल मैच होने वाला है। और इन दोनों में से एक टीम जीतकर आगे पहुंच गई है। आगे क्या पहुंच गई, विनर हो गई है वो। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 4। कितने होने चाहिए थे, देखिए 4 होने चाहिए थे, तो 4 ही हुए हैं। तो चेक करने के लिए आप नंबर ऑफ मैचेस भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए थे, 11। आइए देखते हैं, हमने 11 मैचेस करवाए, तो मैचेस काउंट करते हैं। 1 2 3, ये जो बॉक्स है ना ऐसे बना हुआ, ये मैच है। ये 4th मैच जे और के बीच में, यहां पे 5th मैच किसमें, फर्स्ट ए टीम, और यहां पे बी और सी में से कोई जीता होगा उसके बीच में 5वां मैच हो गया। ये 6th मैच, 7th, 8th, 9th, 10th, ये 11 मैच हो गए टोटल। देखो तो ये मैच हो रहे हैं, देखिए ना, यहां से एक टीम जीतकर यहां आ रही है, एक टीम जीतकर यहां आ रही है, इस तरह से मैच हो गए। तो इस तरह से एग्जाम में आपको पहले ये सारा का सारा ये आपको सब फॉर्मूलेज वगैरह लिख के दिखाने हैं, फिर यहाँ पे फिक्सचर बना देना। और टाइम मिले तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही मैच हो रहा है बी और सी के बीच में, तो यहां आप क्या कर देंगे, यहां पे डेट, टाइम, ग्राउंड नंबर भी लिख सकते हैं। एक बात याद कीजिए कि जब हमने बायस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि बायस जब दी जाती हैं तो वो लोट्स निकालकर, पर्चियां निकालकर टीम्स को बाय दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम को बाय दे दी गई तो दूसरी टीम्स बुरा मान जाएंगी ना, यानी कि पर्चियां निकाली गई हैं, जिस भी टीम का नंबर आ गया उसे बाय मिल जाती है। तो जब ये फिक्सचर बना है, देखिए तो हमने ये जो 4 बायस दी हैं, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड और फोर्थ बाय, तो जो भी हमने ये बायस दी हैं, ये बायस उन टीम्स को दी गई हैं जिनका लोट में नाम आया था, जिनका पर्चियों पे नाम आया था। यानी कि ए टीम, एल, के, जी और एफ, ये वो टीम्स हैं जिनका पर्चियों में नाम आया था, इसीलिए इन्हीं को ही बाय दी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं सीडेड बाय की। सीडिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सीडिंग में हम क्या करते हैं कि जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में मैच ना खेलना पड़े, इसलिए उन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो अगले सेकंड या थर्ड राउंड में आपस में मैचेस खेलें। तो सीडेड बाय देखिए कैसे दी जाएगी। तो मान लेते हैं हमारे पास 12 नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो 12 टीम्स है हमारे पास, तो ये 12 टीम्स हमने लगा दी। अभी ये सिर्फ हमने सीरियल ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है, बाकी यहां पे टीम्स के नाम आ जाएंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब देखिए 12 टीम्स हैं और हमें पता है कि 12 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 2 की पावर होता है वो होता है 16। तो कितनी बायस दी जानी चाहिए,
4 बायस दी जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, 4 बायस में से हम चाहते हैं कि 2 टीम्स को सीडेड बाय मिले, यानी कि 2 टीम्स ऐसी हैं जो काफी अच्छा खेलती है, तो हम नहीं चाहते कि राउंड 1 में वो आपस में मैचेस खेलें। तो हमने क्या किया, उन 2 टीम्स को आपने जो एल और ए, ये 2 अच्छी टीमें हैं बहुत, तो हमने क्या किया, इनको सीडेड बाय कैसे दी, हमने इन्हें, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, तो जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें हमने क्या किया, लोअर हाफ के सबसे लास्ट में लगा दिया और अपर हाफ के सबसे पहले नंबर पे लगा दिया। 2 टीम्स को हम अभी सीडेड बाय दे रहे हैं, आप चाहें तो 3 को दे सकते हैं। 3 को देंगे तो कैसे देंगे, जो 3 अच्छी टीम्स हैं उन्हें आप कैसे लगाएंगे, जैसे हम बाय देते हैं, सबसे पहली टीम अच्छी वाली यहां लगाएंगे आप, फिर दूसरी वाली यहां, फिर तीसरी वाली यहां पे, और अगर 4 को आप सीडेड बाय दे रहे हैं तो चौथी वाली आप यहां एफ वाली हो जाएगी। तो इस तरह से आप सीडेड बाय का मतलब क्या हुआ, टीम्स को ऐसे अरेंज कर देना कि वो राउंड 1 में आपस में मैचेस खेले ही ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से हम बाय देते हैं उस तरीके से टीम्स को लगाना होगा। आइए पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो हमारे पास 12 टीम्स हैं और हमें पता है कि 4 टीम्स को बाय मिलेगी, और 4 टीम्स में से मान लेते हैं कि हम 3 टीम्स को सीडेड बाय दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये एल नाम की टीम है इसे सीडेड बाय मिलेगी, यानी कि इसे हमने सबसे नीचे लगा दिया यहां पे, फिर यहां पे इसे सीडेड बाय मिलेगी। सीडेड बाय कुछ नहीं है, बस बाय की तरह ही है, और फिर ये सीडेड बाय। तो ये 3 टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी पिछले लास्ट ईयर या पिछले लास्ट ईयर से, इस वजह से इन्हें सीडेड बाय दी जा रही है। इन्हें इस तरह से अरेंज कर दिया गया है, देखिए जरूरी नहीं इनको बाय मिले, इनको पहले तो आप लगा लेंगे ऐसे, देखिए एल यहां पर, ए यहां पर, जी यहां पर, एल ए जी 3 अच्छी टीम्स हैं। इनको आपने क्या किया, इन्हें आपने अरेंज कर लिया, जैसे हम बायस देते हैं उस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लिया है। वो अलग बात है कि इनको बाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जैसे यहां पे देखिए 12 टीम्स थी, तो 4 बायस तो हमें देनी ही देनी थी, 4 बायस हमें देनी थी। अब उनमें से 3 तो ये टीमें हैं जिन्हें बाय मिल चुकी है, तो 4 बायस में से 3 तो समझिए बट गई, 4th बाय जो है इस एफ टीम को मिल जाएगी। और इस एफ टीम को बाय क्यों मिली है, वही पर्चियां निकाली गई है, लोट निकाला गया, जिसका नंबर आ गया तो आ गया। इस तरह से आपने क्या किया, ए टीम को, एल को, जी को सीडेड बाय दे दिया, यानी कि इनको ऐसे अरेंज किया कि ये बॉटम, ये टॉप, यहां से लोअर हाफ के टॉप पे ये रहे। बाकी राउंड 1 के मैचेस में बी और सी आपस में मैच खेलेंगे, डी और ई आपस में मैच खेलेंगे, एच और आई आपस में मैच खेलेंगे, जे और के आपस में मैच खेलेंगे। ये राउंड 1 खत्म हो गया। अब जिन्हें सीडेड बाय मिला है बस कुछ नहीं है, इनको भी एक बाय की तरह ट्रीट कीजिए। अब आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे जब हम, तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड, तो ए टीम आगे जा रही है, यहां बी और सी में से एक जीत कर आगे जाएगी और इनमें आपस में मैच हो जाएगा। तो राउंड 2 में डी और ई में से एक जाएगा आगे, और एफ को बाय मिला था तो वो भी राउंड 2 में पहुंच चुका है। तो ये राउंड 2 चल रहा है, देखिए यहां पे जी जो है ये भी राउंड 2 में आ चुका है, एच और आई में से एक राउंड 2 में आ चुका है, जे और के में से एक राउंड 2 में आ चुका है, और एल भी राउंड 2 में आ चुका है। तो ये राउंड 2 के मैचेस हो गए। तो इस तरह से अब देखिए इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा राउंड 3 में, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा राउंड 3 में जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा राउंड 3 में जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा और राउंड 3 में जाएगा। और ये हो गए फिर राउंड 3 के मैच, ये हो गया एक मैच और एक मैच ये हो गया। उसी तरह से इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा। ये राउंड 4 का मैच होने वाला है, ये हो गया मैच और यहां से आ गया विनर। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये 3 अच्छी वाली टीम थी हमारी एल ए जी, एल वाली टीम, ए वाली और जी वाली, क्या इनको बाय देना जरूरी है? जी नहीं, बाय देना जरूरी नहीं है, बस इन्हें अरेंज ऐसे करना है, यहां पे पहली वाली, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे। अरेंजमेंट मैटर करता है, बाय देना है या नहीं देना है वो अलग बात है, क्योंकि यहां 4 बायस थी तो इन तीनों को ऑटोमेटिकली बाय मिल ही जाएगी, तो एक बाय बची वो एफ को मिल गई। चलिए आपके लिए एक और एग्जांपल समझाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सीडिंग तो की जा रही है पर बाय नहीं दी जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास 8 टीमें हैं इस बार,
तो इस बार आपके पास 8 टीमें हैं, तो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अपर हाफ कितने का हो जाएगा? 4 का। अब हमें क्या करना है? हमें सीडिंग करना है, यानी कि 2 अच्छी टीमें हैं, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हो टीमें ना, ये बस ऐसे ही लिख दिए, कुछ भी नाम लिख दिए, जो मर्जी नाम हो सकते हैं इनके। हमें क्या करना है? हमें सीडिंग करना है 2 टीम्स को। या 2 प्लेयर्स को, यानी कि 2 टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो 2 टीम्स कहां लगानी पड़ेगी आपको? तो एक को सबसे लोअर, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, लोअर हाफ के सबसे नीचे पे पहली आप यहां लगाएंगे और दूसरी आप यहां लगा देंगे। ये लगा दिया आपने, ये जानबूझकर आपने ऐसे सेट किया हुआ इनको कि 8वें नंबर पर ये अच्छी वाली टीम और पहले नंबर पर भी ये अच्छी वाली टीम, क्योंकि 2 टीम्स का हमें सीडिंग करना था। इस बार टीमें आपके पास 8 थी, देखिए, तो आपको पता 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। 8 टीमें हैं, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? देखिए ये 8 मैच कर रहा है पूरा पूरा, तो 22 कितनी होंगी? 22 इस बार 0 होंगी, यानी कि बाय किसी को देनी ही नहीं है। तो आप सीधा मैच करवाना शुरू कर दीजिए राउंड 1 के। तो ये राउंड 1 का मैच हो गया, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, ई और एफ के बीच में, जी और आई के बीच में। फिर इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद राउंड 2 के मैच, ये हो गया राउंड 2 का मैच और ये हो गया राउंड 2 का मैच। इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा और फिर इनका मैच हो जाएगा। ये हो गया राउंड 3 और इन दोनों में से एक जीतकर आगे चला जाएगा। आगे क्या जाएगा? विनर ही हो जाएगा। तो 3 राउंड हुए इस बार। तो इस बार आपने क्या किया? सीडिंग तो किया, ए और आई को इस तरह से लगा दिया, देखिए कि ये कब आपस में मैच खेल सकते हैं। देखिए राउंड 1 में ए का और आई का होने का चांस ही नहीं है। राउंड 3 में जाके देखिए, अगर मान लीजिए ए यहां पे भी जीत गया, यहां पे भी जीत गया और यहां पे ए पहुंच गया जीतकर, आई अच्छी वाली टीम थी, वो फर्स्ट राउंड में जीत गया, मान लेते हैं सेकंड राउंड में भी जीत गया वो, और यहां पे देखिए थर्ड राउंड में ए और आई के बीच में जाके मैच हुआ। तो ये हुआ ना सीडिंग का फायदा, कि ए और आई जो अच्छी टीम्स थी उन्हें स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में नहीं खेलना पड़ा और इससे अच्छी टीम बाहर नहीं हुई। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल सीडिंग की। तो स्पेशल सीडिंग भी एक तरह का सीडिंग ही है, लेकिन इसमें जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें डायरेक्टली हायर राउंड्स में पहुंचा दिया जाता है। मान लेते हैं कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचा देना है हमें, तो स्पेशल सीडिंग में क्या किया जाता है? जनरली अगर ज्यादा टीम्स हैं, मतलब क्वार्टर फाइनल के लिए कम से कम 8 टीमें तो होनी चाहिए ना, 8 से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मतलब क्या, देखिए कम से कम 8 टीमें होंगी तभी क्वार्टर फाइनल होगा। चलिए, तो स्पेशल सीडिंग में क्या करेंगे? हम टीम्स को जो अच्छा परफॉर्म करें उन्हें डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में पहुंचा देंगे। आइए देखते हैं कैसे स्पेशल सीडिंग किया जाता है। अच्छा, स्पेशल सीडिंग करने के लिए देखिए आपको पहले डिसाइड कर लेना होता है कितनी टीम्स हैं आपके पास। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 12 टीम्स का, और इस 12 में हम स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं कितनी टीम्स को? 4 टीम्स को। अब देखिए जिन भी टीम्स को आप स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी टीम्स को स्पेशल सीडिंग दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितनी टीम्स हैं और आप कितनों को स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी टीम्स हो जितनी मर्जी को स्पेशल सीडिंग दे दिया। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 12 टीम्स हैं और हम 4 टीम्स को स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं। तो पहले 12 टीम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अपर हाफ कितने का हो जाएगा? 6 का। ये तो आपको पता ही है, तो यहां पे मैं फॉर्मूले वगैरह नहीं लिख रहा हूं। स्पेशल सीडिंग देनी है हमें 4 टीम्स को। अब वो 4 टीम्स कौन सी होंगी? वो 4 टीम्स जो भी होंगी तो उन्हें आप कहां लगाएंगे? उन्हें आप सबसे पहले स्पेशल सीडिंग देखिए इसे मिलेगी, तो सीडिड क्वार्टर फाइनल, इसको हम डायरेक्टली कहां लेके जा रहे हैं? क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल क्या होता है? जब लास्ट की 8 टीमें बची होती हैं उसे हम क्वार्टर फाइनल कहते हैं। अच्छा, तो ये पहले यहां पे और
दूसरी टीम जिसको आपको सीडिंग देनी है वो यहां पे लगानी है, तो इसको भी हम क्वार्टर फाइनल में लेके जा रहे हैं। और तीसरी आपको यहां लगानी है, और चौथी आपको यहां लगानी है। तो ये आपने क्या किया, चार टीमों को इस तरह से अरेंज कर दिया कि उन्हें स्पेशल सीडिंग मिल सके, यानी कि वो चार टीमें अच्छी वाली हैं जिसे आपने कहां लगाया है, इस तरीके से लगाया, जैसे हम बाय देते हैं ना, पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 12 टीमें थी लेकिन 4 को आप स्पेशल सीडिंग दे चुके हैं, तो बायज कहां गई, देखिए 12 टीम्स थी तो 12 में से 4 को तो आपने स्पेशल सीडिंग दे दिए, तो माइनस कर दीजिए, आपके पास बची एक तरह से कितनी टीम्स, 8। तो आपको अब बायज जो देनी है वो 12 के हिसाब से नहीं, 8 के हिसाब से देनी है, तो 8 के हिसाब से बाय दीजिए। कैसे देंगे, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो आपके पास अब कितनी टीमें हैं, 8 है एक तरह से जब आप बाय दे रहे हैं, तो 8 देखिए मैच कर रहा है, तो माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 0। तो बायस कितनी देनी है आपको, 0 बायस देनी है, एक भी बाय नहीं देनी है। अच्छा, तो एक भी बाय नहीं देनी है तो क्या करना है, अब मैचेस करवा देते हैं, फिर बाय नहीं देनी तो राउंड 1 करवाते हैं। देखिए, सो राउंड 1 का मैच, अब यहां पे आप टीम के नाम लिख सकते हैं, देखिए यहां पे जो मर्जी लिख दीजिए, जैसे हम पहले अभी तक लिखते आए हैं। तो क्या करेंगे, राउंड 1 में सेकंड और ये थर्ड, इनका मैच करवा दिया एक तरह से, फोर्थ और फिफ्थ का मैच करवा दिया। ये देखिए राउंड 1 के मैच हो गए। जो फर्स्ट टीम थी, सिक्स्थ, सेवंथ और 12th, इनको तो स्पेशल सीडिंग मिली है, डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल का मतलब जब लास्ट में 8 टीमें रह जाएं। राउंड 1 खत्म हुआ, अब राउंड 2। दो और 3 में से कोई एक जीतेगा और वो आगे जाएगा, 4 और 5 में से कोई एक जीतेगा। अच्छा, ये 4 और 5 डिसाइड नहीं है, सब लोट के द्वारा पर्चियां निकालकर निकाला गया है कि कौन किससे खेलेगा। ये बस हमने ऐसे लिख दिया है कि 4-5 के बीच में मैच होगा, और ये 4 और 5 के बीच में मैच हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे सीरियल ऑर्डर में ही मैच हो, सेकंड टीम का थर्ड टीम के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ, नहीं। इतना हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट राउंड में 8 टीमों का मैच होगा। तो 8 टीमों की पर्चियां डाली और उसमें से निकाल ली, और पता लग जाएगा कौन किसके साथ मैच कर सकता है। उसके हिसाब से आप यहां पे उन टीमों के नाम लिख देंगे ऐसे, ठीक है, वो हमने नहीं लिखे, जैसे कि ए जी आई ए, कुछ भी लिख दीजिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। राउंड 2 में क्या होगा, देखिए, तो राउंड 2 में क्या होने वाला है। हाँ, तो 2 और 3 इनका मैच हुआ था, कोई एक जीतकर आगे पहुंची, और यहां पर 8वीं और 9वीं के बीच मैच हुआ, कोई आगे पहुंचा, इसमें से कोई एक आगे पहुंचा। अब राउंड 2 में कितनी टीमें पहुंच गई, देखिए, एक तो जो पहले नंबर पर टीम है ये, 1 2 और 3 में से एक ये पहुंची है, एक ये पहुंची है, एक ये पहुंच चुकी है, एक ये पहुंच चुकी है, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये देखिए क्या हुआ, कितनी टीमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि राउंड 2 में 8 टीमें पहुंच चुकी हैं। 8 टीमें मतलब क्वार्टर फाइनल। तो अब क्या करेंगे आप, अब जिनको आपने सीडिंग दिया था स्पेशल वाला, उनका मैच करवा देना है। राउंड 2 में इनको खेलना पड़ेगा, तो ये राउंड 2 में इनको खिला दिया हमने, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल ही है। ये लीजिए, राउंड 2 में इन्होंने खेल लिया। अब राउंड 2 में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा। अब राउंड 3 में ये 4 टीमें आ गई हैं। जब लास्ट की 4 टीमें बचती हैं उसे हम सेमीफाइनल कहते हैं। तो आप यहां लिख भी सकते हैं ऊपर, राउंड 3 सेमीफाइनल, राउंड 2 क्वार्टर फाइनल। तो राउंड 3 में 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। अब इनका मैच, ये हो गया मैच और ये हो गया मैच। अब राउंड 3 में से एक टीम आगे जाएगी यहां पर जीतकर, और ये आगे जाएगी, 2 टीमें बची। तो लास्ट में जब 2 टीमें बचती हैं उसे हम फाइनल कह देते हैं। तो ये राउंड 4 है। तो ये इनका मैच हो गया और इसमें से जीतकर आगे चली गई, और आगे क्या चली गई, विनर बन गई ये टीम। स्पेशल सीडिंग देते समय ये ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी टीम्स को स्पेशल सीडिंग देनी है और हमारे पास कितनी टीम्स अवेलेबल हैं।
अगर आपके पास 11 टीम्स अवेलेबल है और आप स्पेशल सीडिंग 3 टीम्स को देंगे तो देखिए नहीं बन पाएगा, इसलिए सोच समझकर ही स्पेशल सीडिंग दी जाती है। यानी कि क्वार्टर फाइनल में खिलाना है तो 11 और 3 में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जब टीम्स ज्यादा हो जाती हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ के अलावा हम क्या करते हैं, अपर हाफ को भी 2 पार्ट्स में बांट देते हैं और लोअर हाफ को भी 2-2 पार्ट्स में, यानी कि क्वार्टर भी कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है या आपको वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है तो फिर भी आपको सीखना है तो आप कमेंट करेंगे तो जरूर उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा राउंड 1। अब राउंड 2 देखिए, फर्स्ट वाली टीम पहुंच चुकी है डायरेक्टली राउंड 2 में। सेकंड और थर्ड में से मान लेते हैं एक टीम जीत गई, समझने के लिए कि थर्ड टीम जीत गई, चलिए फोर्थ और फिफ्थ में से एक टीम को जिता देते हैं किसी को, मान लेते हैं फिफ्थ टीम जीत गई, और सिक्स्थ वाली तो डायरेक्टली जो है राउंड 2 में पहुंच चुकी है। तो ये हो गया राउंड 2। तो राउंड 2 के मैच होंगे देखिए अब। तो राउंड 2 में कौन पहुंचा यहां पे, ये फर्स्ट टीम, थर्ड, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इनका हमने आपस में मैच करवा दिया, फिफ्थ और सिक्स्थ का मैच करवा दिया। अब इसमें से मान लेते हैं कि एक टीम जीत गई, कौन सी जीत गई, किसी को भी जिता दो, मान लेते हैं फर्स्ट टीम जीत गई, और यहां फिफ्थ और सिक्स्थ में से कौन सी जीत गई, पांचवी टीम जीत गई, और फिर यहां से फर्स्ट और फिफ्थ में से मैच हुआ और एक मैच फाइनल वाला फर्स्ट टीम जीत गई। तो फर्स्ट टीम यहां पे क्या है, विनर है। सेकंड कौन आया इसमें, देखिए ये जो 5वें नंबर वाली टीम थी ये सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड पे कौन आया डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोलेशन टूर्नामेंट करवा सकते हैं टाइप 1 वाला। अब टाइप 1 में क्या होगा, देखिए वो टीम्स जो पहले ही राउंड में हार गई थी या साथ में वो टीम्स जिनको बाय मिली थी और वो आगे वाले राउंड में जाके हार गई, ठीक है, तो उनका मैच करवाना है आपको टाइप 1 में। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा, देखिए फर्स्ट राउंड में ध्यान दीजिए, राउंड 1 जब हुआ था तो सेकंड और थर्ड का मैच हुआ था, थर्ड टीम जीती थी, यानी कि राउंड 1 में सेकंड टीम हार गई है, तो यहां पे हमने सेकंड टीम लिख ली। राउंड 1 में फोर्थ और फिफ्थ का मैच हुआ था, फिफ्थ जीत गई थी यानी कि फोर्थ हारी थी। साथ में देखिए बाय किसको मिला है, फर्स्ट टीम को और सिक्स्थ टीम को। फर्स्ट को बाय मिला था लेकिन ये राउंड 2 में हारी नहीं है, ये राउंड 2 में देखिए जीतकर राउंड 3 में पहुंच गई थी फर्स्ट टीम। तो जिस भी टीम को बाय मिला हो और वो अगले राउंड में जीत गई हो तो उसे कंसोलेशन में नहीं खिलाना है। लेकिन सिक्स्थ टीम को देखिए इसे बाय मिला हुआ है और ये अगले राउंड में जैसे ही खेली और हार गई यानी कि बाहर हो गई, तो वो टीम जिसे बाय मिली है और वो अगले राउंड में जाके हार जाती है तो उसे भी कंसोलेशन में आप खिला लेंगे। तो यहां पे आप सिक्स्थ को भी रख लेंगे, तो यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के बीच में मैच करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, सेम वही तरीका। तो आपके पास ये कंसोलेशन राउंड होने जा रहा है, देखिए अभी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के बीच मैच होगा। 3 टीमें आपके पास हैं तो अपर हाफ 2 टीमों का और खैर लोअर हाफ तो एक ही टीम का बचेगा, और एक बाय दी जाएगी तो सिक्स्थ वाले को फर्स्ट राउंड में बाय दे देते हैं। इन दोनों का मैच करवा दिया, ये राउंड 1 खत्म हो गया कंसोलेशन का। उसके बाद राउंड 2 में सेकंड और फोर्थ में से कोई एक जीत जाएगा, मान लेते हैं फोर्थ जीत गया, और यहां से सिक्स्थ वाली टीम वो तो सीधा राउंड 2 में पहुंच चुकी है। ये राउंड 2 चल रहा है देखिए अब। तो राउंड 2 में फोर्थ टीम पहुंच चुकी है और यहां पे सिक्स्थ पहुंच चुकी है, इनका मैच करवा दिया हमने आपस में। फोर्थ और सिक्स्थ में से एक टीम जीत गई, मान लेते हैं कौन सी जीत गई, कोई भी जिता दे, सिक्स्थ वाली, तो सिक्स्थ वाली थर्ड पोजीशन पे आ गई। तो इस तरह से देखिए हमने कंसोलेशन करवा के थर्ड पोजीशन निकाल ली। चलिए अब बात करते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे।
दोनों में क्या अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 में। मान लेते हैं हमारे पास 8 टीमें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए डिफरेंस क्या है। टाइप 1 में हमने क्या देखा, जो टीम फर्स्ट राउंड में हारी थी और वो टीम जिसे बाय मिल गई थी और अगले राउंड में जाते ही हार गई थी, तो उनका मैच करवाया गया था। जो टीम राउंड 2 में हारी थी उसका मैच नहीं करवाया जाता टाइप 1 में। सिर्फ उन टीम्स का मैच जो राउंड 1 में हारी है या वो टीम जिसको बाय मिली है और अगले राउंड में जाते ही वो हार गई है, तो उनका मैच करवाया जाता है टाइप 1 में। टाइप 2 में हम क्या करेंगे, देखिए हर वो टीम चाहे वो फर्स्ट राउंड में हार रही है, चाहे वो सेकंड राउंड में हार रही है, चाहे वो थर्ड राउंड में हार रही है, हर एक का मैच करवाएंगे। तो इसे हम इस एग्जांपल से देखिए अच्छे से समझ पाएंगे। तो 8 टीमें हैं तो अपर हाफ हो जाएगा 4 टीमों का। चलिए मैच करवाते हैं फटाफट से। बाय 0 होगी इस बार, तो ये राउंड 1 का मैच हो गया, तो ये राउंड 1 हो गया R1। इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, मान लेते हैं कि फर्स्ट टीम जीत गई। थर्ड और फोर्थ का मैच हुआ, मान लेते हैं फोर्थ टीम जीत गई। फिफ्थ और सिक्स्थ का मैच हुआ, मान लेते हैं सिक्स्थ जीत गई। और 7 और 8 में से मान लेते हैं 7th जीत गई। राउंड 1 खत्म। राउंड 2 में ये 4 टीमें आगे पहुंच चुकी हैं। अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 2 में क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में मैच हो जाएगा, सिक्स्थ और 7th के बीच में मैच हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक टीम जीतेगी, मान लेते हैं फर्स्ट जीत गई। सिक्स्थ और 7th में से एक टीम जीत गई, मान लेते हैं वो 7th है। तो राउंड 2 भी हो गया। राउंड 3 में 2 टीमें पहुंची हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट और 7th। तो फर्स्ट और 7th के बीच में मैच करवा देते हैं और उसमें से कोई एक को जिता देते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट टीम जीत गई और ये विनर है। अब जो हार गए उनका क्या, तो उनके लिए हम कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाएंगे टाइप 2 वाला। टाइप 1 भी करवा सकते हैं, टाइप 2 भी करवा सकते हैं। अभी फिलहाल हम टाइप 2 करवाने जा रहे हैं। अब वो कैसे होगा देखिए। तो पहले आप राउंड 1 में क्या करेंगे, अब कंसोलेशन टूर्नामेंट होने जा रहा है। वैसे कंसोलेशन वाला फिक्सचर मुझे लगता नहीं है कि सिलेबस में या एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़े। तो कंसोलेशन के फिक्सचर शायद ही पूछे जाए, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इसे। देखिए हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, राउंड 1 में हारा कौन कौन। देखिए फर्स्ट और सेकंड का मैच हुआ था, तो सेकंड टीम हार गई थी। थर्ड और फोर्थ में से कौन हारा था राउंड 1 में, तो ये राउंड 1 की वो टीम्स मैं लिख रहा हूं जो मैच हार चुकी थी। तो यहां पे राउंड 1 की वो टीम्स हैं जो मैच हार चुकी हैं, R1। तो राउंड 1 में कौन हारा था, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जीत गई थी, तो सेकंड टीम हारी है, थर्ड टीम हारी है, और फिफ्थ और सिक्स्थ में से फिफ्थ हारी है, और 8th। तो ये 4 टीमें राउंड 1 में हार गई है, तो इनका मैच करवा देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर हाफ लोअर हाफ। तो इनका मैच करवाया जाएगा। देखिए तो इसमें से इन दोनों का हमने मैच करवा दिया, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ और 8th का। तो इसमें से किसी एक को जिता देते हैं। तो सेकंड और थर्ड में से मान लेते हैं कौन जीता, थर्ड जीत गया। फिफ्थ और 8th में से मान लेते हैं 8th जीत गया। ये पहुंच चुके कहां पे, राउंड 2 में। राउंड 2 में कौन हारा था, राउंड 2 में फोर्थ टीम हारी थी और साथ में सिक्स्थ टीम हारी थी। देखिए तो राउंड 2 में ये 2 टीमें तो पहुंच चुकी हैं, तीसरी और 8वीं, लेकिन राउंड 2 में 2 टीमें हार गई थी, फोर्थ और सिक्स्थ। तो चलिए तीसरी 8वीं और ये फोर्थ और सिक्स्थ जो राउंड 2 में हार गई थी, यानी कि राउंड 2 में आपको क्या करना है, जो कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाया है आपने, राउंड 1 में जो टीम्स जीती हैं वो टीम्स, और ऊपर जो चल रहा था यहां पे राउंड 2 में जो हार गया था वो टीम्स। तो 3, 8 और 4 और 6 इनका मैच करवा दीजिए। तो तीसरी और चौथी का मैच हो गया, 8th और 6th का मैच हो गया। अब इसमें से कोई एक जीत जाएगा, मान लेते हैं फोर्थ टीम जीत गई, यहां से 8th जीत गई। अब राउंड 3 में देखिए कौन हारा था, तो राउंड 3 में 7th टीम हारी थी। तो अब क्या करेंगे आप, फोर्थ 8th। तो अब देखिए आपके पास 3 टीमें बची, फोर्थ 8th और 7th। अब इनका मैच करवा दीजिए, चौथी 8वीं और 7वीं। तो 3 टीम्स हैं,
किसी एक को बाय देना पड़ेगा। मान लेते हैं 7th को बाय मिल गया है, तो इन दोनों का मैच करवाया, इसमें से किसी एक को जिता दिया हमने, 8th जीत गई मान लीजिए। तो अब 8th और 7th का मैच हुआ, 8th और 7th का मैच हुआ और इसमें से एक टीम जीत गई। कौन सी जीत गई? कोई भी जीत गई, मान लेते हैं 8th जीत गई। तो इस तरह से देखिए कंसोलेशन टूर्नामेंट का विनर आ गया।